कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज स्पीड। मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल। इस वक्त हमारी मौजूदगी महोबा पे है और हमारे साथ मौजूद हैं नीट के स्टूडेंट जो कि नीट क्वालिफाई कर चुके हैं। हमारे साथ मोहित जी हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर नीट क्वालिफाई किया तो कैसे किया, क्योंकि उम्र भी अभी बहुत कम है और भी उनने एग्जाम क्वालिफाई किया। उनसे पूरी जानकारी लेंगे क्योंकि संघर्ष की जुबानी छात्र की जुबानी खुद होती है। हमारे साथ मोहित जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, कैसा रहा? आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या चीजें हैं? मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मथुरा थाना के पास एक छोटा सा गांव है, पहाड़ी भटारी। छोटा गांव? वो तो बहुत बड़ा गांव है भाई। नहीं, वो छोटा ही है, इतना ज्यादा डेवलप भी नहीं है वहाँ, इतना जी कुछ है नहीं है। आपका नीट में क्या कोई रैंक वगैरह आई, कैसा रहा नीट? हाँ, मेरा नीट में मार्क 577 है, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 19,368। अच्छा। और कैटेगरी रैंक 9,138 है। और इसके पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें मेरे मार्क्स बन रहे थे 644। हालांकि उसका रिजल्ट तो आया नहीं था। अच्छा। तो कोई इसका वैलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ मैंने मार्क्स पूरा कैलकुलेट किए हुए थे, तो उसमें मेरे मार्क्स 644 बन रहे थे। जैसा मैंने जाना कि आप लोग जब जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन था शिक्षा मंत्री के खिलाफ, इस देश के सिस्टम के खिलाफ, तब आप लोग जंतर मंतर भी गए थे? जी गए थे। कैसा रहा था वहाँ का एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये जो हमारे लिए मूवमेंट चल रहा था, इसके लिए हमें खड़ा होना जरूरी था। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसमें संघर्ष करते हैं और काफी लोगों ने अपनी जो लाइफ खो दी थी। तो जरूरी था एग्जामिनेशन सिस्टम को सही करने के लिए और पूरा एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी अब ये तो उत्तर प्रदेश की बात है, पूरे देश की बात है, मतलब उत्तर प्रदेश की है नहीं, पूरे देश की बात है। एजुकेशन सिस्टम को सही करना था, जिसके लिए अगर हम ही लोग नहीं खड़े होंगे तो फिर हमारे लिए कौन खड़ा होगा? वो जो हमारे एक साइंटिस्ट थे सोनम सर, जिनके लिए जो हमारे लिए मतलब बहुत ही संघर्ष उन्होंने किया, मतलब काफी दिनों तक अनशन में रहे, जिसकी वजह से हमें भी थोड़ा प्रेरणा मिली। तो अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए कोई नहीं खड़ा हो पाएगा आगे। अब बात आएगी, काफी लोग उसमें ये कह रहे थे कि ये स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट नहीं था, ये बाहरी लोग हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या आप जंतर मंतर में गए तो वाकई में स्टूडेंट था या फिर कोई और लोग थे? नहीं, मैंने तो जितना देखा प्योरली स्टूडेंट था और वहाँ पे कोई ऐसा दिखा नहीं। बाकी तो ऐसा कि सब पॉलिटिकल फंडा है उनका, कोई भी बोलते रहता है अपना अपना पार्टी को चलाना है, तो ऐसा तो बोलते ही रहते हैं। अब बात आएगी, कैसा संघर्ष रहा? कितने अटेम्प्ट आपने नीट में दिए? पहला था, दूसरा था, कौन सा था आपका? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। अच्छा। इसके पहले मैंने 2024 में दिया था, उस बार नहीं हो पाया था, लेकिन फिर 2025 में पूरी आशा थी मुझे कि हो जाएगा, क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में बढ़िया नंबर आ रहे थे। तो क्या कि उस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, अचानक से उसका लेवल इंक्रीज हो गया, जिसमें क्या टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हुई। जब मैंने घर आके उसको एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि मुझे पेपर तो बन रहा था, बट टाइम मैनेज ना होने की वजह से क्वेश्चन मेरे छूट गए। तो फिर मैंने अगली बार थोड़ा और प्रयास किया और मॉक टेस्ट दिए, इसी चीज को मैंने और थोड़ा सही किया। अब बात आएगी, जब पेपर लीक हुआ था तब आपकी मनोदशा क्या थी? सिस्टम, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी का हो या पूरे देश का हो, सिस्टम अभी थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। तब जब पेपर लीक हुआ तो आपके मन में क्या ख्याल आए कि क्या चीजें हुई, कैसे क्या होगा, अब क्या होगा? एग्जाम खत्म होने के बाद ये तो पता चल गया था कितने मार्क्स है, मुझे ये भी चला गया था कि एक बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। तो मुझे कोई ऐसा लोड नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा घर पे चला गया। तो मैं सोचा कि थोड़ा घर में स्पेंड करूँ फैमिली के साथ टाइम। इसके बाद जब मैं जैसे ही घर पहुंचा, 2 दिन हुए थे, जस्ट न्यूज आई कि एग्जाम मतलब कैंसिल हो गया है। तो फिर वही सोचना कि फिर से लगना पड़ेगा। समय का कुछ पता नहीं रहता, कितना भी मेहनत कर लो, कभी कभी ऐसा हो जाता, दिन खराब हो जाता है, हुआ नहीं हुआ, तो ये सब सोच आने लगती है मन में। लेकिन हमने फिर ऐसा सोचा नहीं, फिर आए दोबारा से रीस्टार्ट किया और जो उतना टाइम पीरियड मिला था एग्जाम देने के लिए, उसमें भी हमने थोड़ा और मेहनत किया, जिससे ये हो पाया। पढ़ाई कैसी करते थे? ऑनलाइन पढ़ाई, कोचिंग की, या फिर सेल्फ स्टडी कैसे करते थे? मेरी फैमिली इतनी कैपेबल नहीं थी कि मुझे बड़ी बड़ी कोचिंग में या कहीं और बड़े शहर में भेजा जा सके। मैं यहीं जस्ट बगल के डिस्ट्रिक्ट में महोबा में आया था, यहाँ पे वीरभूमि कॉलेज है, वहाँ से अपना ग्रेजुएशन BSc कंप्लीट कर रहा था। तो इसी के साथ साथ मैंने अपनी मतलब प्रिपरेशन खुद से की। बस एक पिछली 24 में मैंने बैच लिया था फिजिक्स वाला का। अच्छा, और कहीं से कोई ऐसी बड़ी कोचिंग? नहीं। हाँ, वो कहावत है कि सफलता किसी चेहरे की मोहताज या बड़ी कोचिंग संस्थान की मोहताज नहीं होती है। इसमें खुद डेडिकेशन होना होता है, खुद चीजें होनी होती है। तो बस उसी साल मैंने बैच लिया था। इसके बाद सेल्फ स्टडी, क्योंकि बार वो भी दिक्कत क्या है कि उस बार भी जो मैंने बैच लिया था वो मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाई थी। मेरे मासी के लड़के थे, उन्होंने वो बैच दिलाया था मुझे, क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशन इतनी सही नहीं, समझ लो ICU में है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी। हाँ,
क्या डॉक्टर, अब तो इस लाइन में आप आ चुके हैं, आपने ये लाइन ही क्यों चुनी? क्या लगता है कि देश की व्यवस्थाओं पे क्या लगता है कि अभी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं बेहतर हैं या उनमें और कुछ सुधार करने की गुंजाइश है? जब मैं क्लास 8th में 6th और 7th के समथिंग बीच में था, तब मेरी सिस्टर भी मतलब बीमार हो गई थी। उसके साथ मैं भी माइग्रेन प्रॉब्लम हो गई, शायद सर में कोई दिक्कत थी। तो मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखा, बड़े बड़े हॉस्पिटल से थे जहाँ पर क्या कि पैसे की वजह से इलाज दिक्कत पड़ी, बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ी। और जनरली हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो बहुत गरीब लोग होते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। तब मैंने ये सोचा कि, और हालांकि मेरे फादर से वो भी पढ़े लिखे थे और इसी बायो बैकग्राउंड से थे, तो शायद मैंने सोचा शायद उनका भी ये सपना हो, तो उसी को पूरा करने के लिए मैंने ये फील्ड चुनी। हालांकि ऐसा मेरी फैमिली कंडीशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती थी मुझे ये करने के लिए। अच्छा, इसके लिए? हाँ, इसके लिए कि मैं मेडिकल फील्ड में क्योंकि जानती है इसमें टाइम भी बहुत लगेगा, इसके साथ पैसा भी बहुत लगेगा। सब कोई, हालांकि जितने भी मेरे रिलेटिव थे और जितने गांव के या फिर जो भी बताने वाले थे, वो हमेशा मना करते थे कि इस फील्ड में ना जा। तो मैंने भी इतना किसी को बताया भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालांकि साथ साथ में ये मेरे कंप्लीट ड्रॉप भी नहीं थे। इसके साथ साथ मैं अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता। अभी मैंने इसी बार सेंट्रल रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई किया है। अच्छा, हाँ। कौन सा किया आपने? RRB ग्रुप डी का है, वो भी क्वालिफाई हो गया? वो भी क्वालिफाइड है। उसके साथ साथ मैंने वेटनरी साइंसेस का एग्जाम दिया था। उसमें मेरी स्टेट में 108 कैटेगरी रैंक है और पूरे ऑल ओपन रैंक जो स्टेट में उत्तर प्रदेश में 169 रैंक है मेरी। मतलब ऑल यूपी वेटनरी में 169 रैंक है। कैटेगरी रैंक 108, तो 108 रैंक। 108 है। तो ये देखे कितना होनहार है। जैसा बताया कि फैमिली वो अफर्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन एक कहते हैं ना, संघर्ष जब व्यक्ति करता है, जब ठान लेता है कुछ भी, तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। उन स्टूडेंटों को क्या कहना चाहेंगे जो हार मान लेते हैं? आप जैसे होते हैं, बहुत से गरीब घर से आते हैं, लेकिन उनमें जुनून होता है बहुत, करने का कुछ अलग होता है कि हम कुछ अलग करेंगे, लेकिन फैमिली की वजह से, गरीबी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से वो नहीं कर पाते। तो आपने ये चीजें कैसे की और उन लोगों को क्या सलाह देंगे? क्योंकि आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं, लोग आपसे देखेंगे तो उन लोगों को क्या सलाह देंगे? इसके लिए तो आई एम वेरी थैंकफुल टू अलग सर, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद मैं आज इस मुकाम पे ना पहुंच पाता। कि इतने कम प्राइस में हमने उसका पूरा पढ़ाई कर पाई। उसके बाद हालांकि मैं बार बार ये कर भी नहीं सकता था, इसलिए फिर इसके बाद मैंने एक ही साल उनका बैच परचेज किया था। इसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी की है, प्रैक्टिस और इसके अलावा टेस्ट दिए हैं। तो कहना यही है कि आप मेहनत करते जाइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, और जो होगा तो फिर समय का तो किसी का ने देखा नहीं। अच्छा जो भी होगा अच्छा भी हो, हमेशा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पढ़ाई कैसे करते थे आप? पढ़ाई का रूटीन यही रहता था कि सुबह 9 बजे से तो क्लासेस चलती थी जैसे, तो 7 के अराउंड हमें उठना पड़ता था। 7 अराउंड उठा, जो पिछली क्लासेस का बैकलॉग था उसको एक बार रिवाइज किया। इसके बाद 9 मतलब 6 घंटे की क्लास, 3 बजे तक क्लास चलती थी, 9 बजे से लेकर तो 9 बजे तक क्लासेस कंप्लीट की। इसके बाद थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद उसमें क्या उसको पूरा रिवीजन करना पड़ता था, जो अपने नोट्स बनाने पड़ते थे। इसके बाद शाम को एक ना एक प्रैक्टिस शीट मिलती थी, प्रैक्टिस शीट करते थे। और इसके बाद जब ये तो फर्स्ट ईयर की बात है, फिर इसके बाद क्या है कि टेस्ट भी रेगुलर होते रहते थे। लेकिन जब अगली साल आया तो फिर हमने मतलब खुद नोट्स बना लिए थे, सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो इसके बाद क्या टोटली प्रैक्टिस और टेस्ट, तो मतलब दिन में कम से कम 2 टेस्ट चले जाते, तो जिसमें एक टेस्ट 3 आवर का होता है। तो 3 आवर के बाद 2 आवर का, तो उसमें एनालिसिस, मतलब एक टेस्ट में ओवरऑल 5 घंटे लग जाते थे। तो 2 टेस्ट दिए तो 10 घंटे आराम से चले जाते, 10 घंटे वो चले जाते थे, और 5 से 6 घंटे प्रॉपर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाला। दोस्तों वगैरह का कैसा सहयोग रहा? क्योंकि दोस्त भी इसमें बहुत कुछ रोल अपना अदा करते हैं, तो दोस्तों का कैसा सहयोग रहा? दोस्तों का तो बहुत सहयोग रहा, और उसमें सबसे ज्यादा सहयोग मेरे भाई करा, जिन्होंने मुझे आ जाइए, आप भी आ जाइए। कई अच्छा, कई क्या नाम है इनका? इनका नाम भगवान दास है। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कैसा रहा जब इनका रिजल्ट आया, नीट में लगा कि सेलेक्ट हो गए और RRB ग्रुप डी में भी सेलेक्ट हैं, तो कैसा रहा? कैसे थे पढ़ने में, कैसा पढ़ते थे? पढ़ने में तो बहुत बढ़िया है, देख ही गया। वेटनरी साइंस में तो इसकी रैंक अच्छी भी है। हाँ, 169 है ऑल यूपी। और क्या कहेंगे? सजेशन, मतलब नए जो गांव का स्टूडेंट होता, आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, उन स्टूडेंटों को क्या कहना चाहेंगे जिनको मार्गदर्शन नहीं होता, जिनके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, उनके लिए क्या, इस फील्ड में आने के लिए क्या आप सजेशन देंगे? क्यों आपको जैसा बताया कि आपको बहुत लोगों ने रोका कि आप इस फील्ड में मत जाइए, समय भी लगता है, पैसा भी लगता है, तो आप उन्हें स्टूडेंटों को क्या मैसेज देंगे?
आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर जी। कोई व्यक्ति अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस डली हुई हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म की, अलग अलग टीचर्स की। तो ऐसा कोई अब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ी कोचिंगों में जाएं या कहीं और जाएं इसकी प्रिपरेशन के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो कोई एक छोटा सा, अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो मिनिमल कॉस्ट में जो है पढ़ाते हैं, इसकी स्टडी कराते हैं। तो आप वहीं से कर सकते हैं, स्टडी अपनी जारी रख सकते हैं। और इसके अलावा अपने रेगुलर टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी एनसीईआरटी में फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो भी आजकल एग्जाम होते हैं जनरली एनसीईआरटी से कवर किए जाते हैं। अब बात आएगी भाई सोशल मीडिया की। आपने जैसा कहा कि सोशल मीडिया में बहुत अपार भंडार है, ज्ञान का भी अपार भंडार है और बहुत सी चीजें हैं। तो आप सोशल मीडिया का कितना यूज करते थे, कैसे प्रयोग करते थे? इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, इनका कितना प्रयोग करते थे आप? सोशल मीडिया का तो मेरा नाता ऐसा था कि जब से मैंने 12th कंप्लीट कर लिया था, हालांकि इसके पहले जब मैं अपनी स्कूलिंग में था तब मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप कर चुका था। डिस्ट्रिक्ट में मेरी 2nd रैंक थी। अच्छा, आप हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में? हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था। तो क्या वहाँ पे मुझे हमारे यहाँ के एमएलए द्वारा अवार्ड किया गया था एक स्मार्टफोन। उसके जरिए से तो मेरे पास मोबाइल फोन तो आ गया था, स्मार्टफोन, बट क्या कि सोशल मीडिया से दूर ही रहा। जैसे मैंने 12th कंप्लीट की, मेरा अभी तक 12th से अभी तक जितना हो गया आज तक, ना तो मैंने कभी फेसबुक चलाया ना कभी इंस्टा चलाया अभी मतलब जस्ट एग्जाम के 10 से 15 दिन बाद मैंने इंस्टा चालू किया, और फेसबुक तो अभी भी नहीं चालू। केवल यूट्यूब चालू करता था, वो भी क्लासेस के लिए, अगर कुछ डाउट हो उसके। इसके अलावा कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड। उन्हें क्या सलाह देंगे जो आजकल तो यूट्यूब वाली जनरेशन है, जेनजी बोलते हैं उनको, बिना यूट्यूब के रह नहीं पाते हैं, बिना इंस्टाग्राम के रह नहीं पाते हैं? उन्हें क्या मैसेज देंगे? क्या इसके समय की बर्बादी होती है या फिर और कुछ इससे नॉलेज मिलता है? देखिए, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग तरीके हैं और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जिससे तुम अच्छा भी कर सकते हो और बहुत बुरा भी कर सकते हो। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं, हम क्या चूज करते हैं। ये खुद पे डिपेंड होना चाहिए कि हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है। बहुत से लोग होते हैं जो पढ़ते हैं तो केवल यूट्यूब का यूज करते हैं और बाकी किसी का यूज नहीं करता, जैसे मैंने भी जनरली किया है। और ज़्यादातर मेरा ये कहना है, कोई भी एस्पिरेंट हो या कुछ भी हो तो अपने फोकस पे ध्यान रखिए। जब ये फोकस अपना गोल कंप्लीट हो जाए, इसके बाद चाहे जो करते रहिए, उससे कोई मैटर नहीं करता फिर बाद में। ये रहे हमारे साथ मोहित जी रहे, जिन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी बताई और एक मिडिल फैमिली से होते हुए भी आज नीट क्वालिफाई किया और आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्जाम किया और वेटनरी साइंस में भी इन्होंने यूपी में परचम लहराया। 169वीं रैंक लाके इन्होंने सोशल मीडिया के नेगेटिव बताए, पॉजिटिव बताए, सब बताए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? शानदार। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।